हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी के पोर्टल पे 4 इलेक्ट्रॉनिक के लेजर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसे ही जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और हम लोग जैसे सर्विस में आते हैं, सर्विस में आने के बाद लेजर्स में आते हैं, तो यहीं पे हमें दिख जाता है। पहला ही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर और लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर की ही तरह काम करता है, जो कि इसे काफ़ी बाद में ऐड किया गया है। तो ये तो बात हुई कि ठीक है, सर्विस में जाने के बाद वो दिखता है। जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो फ्रंट में ही इसी डैशबोर्ड पे आपको इधर भी दिख जाता है। यहाँ पर देखो, आपका चेक कैश बैलेंस है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात कर रहा है। लायबिलिटी लेजर, यहाँ पर आपका हो गया क्रेडिट लेजर, और यहाँ पे आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर से भी हम उसे जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम लोग कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो कैश के थ्रू पेमेंट ना करके हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। क्या होता है कि जब भी हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, और टैक्स की लायबिलिटी कैसे बनती है, हो सकता है कि जिस महीने में हम लोग अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं हमारा लायबिलिटी ज़्यादा हो गया और इनपुट कम हो गया, तो इसका माने हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही उसका पेमेंट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आएगा कहाँ से, यानी कि हमें उसमें पैसे को ट्रांसफ़र करना होगा। तो ट्रांसफ़र होगा कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया चालान को क्रिएट करो, ठीक है, चालान को क्रिएट करो और नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर जो भी आपका वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपका डेबिट कार्ड है या फिर जो भी वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उसके थ्रू आप पेमेंट करो। यानी कि आपको अपने बैंक से इसका पेमेंट करना है। जब आप इसका अपने बैंक से जब पेमेंट कीजिएगा, इसी का इफेक्ट कहाँ चला आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। यानी कि जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में था, हमने उस पैसे को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर दिया। और जब हम इसका जब पेमेंट करते हैं, या हम ये कहें कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आपका किस रूप में होगा, सिंपल सी बात है, वो आपका आईजीएसटी के रूप में भी हो सकता है, यानी कि पेमेंट आपका एसजीएसटी के रूप में भी हो सकता है और आपका सीजीएसटी के भी रूप में हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई लेट फाइल है, कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है, तो उसका भी पेमेंट आपको कहां से करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो ये फिगर वहां कैसे दिखता है अब आपको समझ में आ चुका होगा। जब हम लोग चालान को क्रिएट करके अपने बैंक के थ्रू हम उसका पेमेंट करते हैं, तब जाकर के उसका इफेक्ट यहाँ पे पहुंचता है। भाई हमें ऐसा क्यों करना होता है, तो सिंपल सा फंडा है। इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला ही है, आपको पता होगा, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल, यही इसका फॉर्मूला है। अब क्या होता है, आउटपुट किसे कहते हैं, आप कहोगे जो हमने माल को सेल किया। हम क्या करते हैं, जब माल को सेल करते हैं कस्टमर से जीएसटी को वसूल करते हैं, तो ये हम पर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया ना। ये पूरा का पूरा पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है। मैं मान लेता हूं कि जिस भी महीने का या जिस भी क्वार्टर का हम लोग जब रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं, उस क्वार्टर या उस महीने में हमारी जो लायबिलिटी बन रही है वो 10,000 रुपया, ठीक है। इसमें आपका आईजीएसटी भी हो सकता है, सीजीएसटी भी हो सकता है और एसीजीएसटी भी हो सकता है। ये बात की बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल जो हम पर लायबिलिटी है वो 10,000 रुपया है, ठीक है। अब बाकी रहा है भाई इनपुट। अब इनपुट किसे कहते हैं, हमने जो माल परचेज किया, हमने जो माल परचेज किया, तो किससे किया भाई, किसी रजिस्टर्ड डीलर से, किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, राइट है। तो हमने जो टैक्स पे किया वो हमारा इनपुट
कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी, राइट है। तो हम ये क्लेम करते हैं 3B में जाकर के, तब जाके वो मेरा आईटीसी बनता है। तो मैं मान लेता हूं कि जिस महीने या जिस क्वार्टर का हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, हमारा जो आईटीसी है वो 8,000 रुपया बनता है, ठीक है। अब तो फॉर्मूला क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट। अब सीधी सी बात है कि आपकी लायबिलिटी बन रही है 10,000 रुपया और आपका जो आईटीसी है वो 8,000 रुपया बन रहा है। आप कहोगे कि 2,000 रुपया अभी भी यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमें पूरा का पूरा 10,000 रुपया देना है, राइट है। तो यहाँ पर 2,000 का पेमेंट कैसे होगा, कहां से लाओगे 2,000? बस इसी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करो, क्योंकि आपका लायबिलिटी ज्यादा हो गया है। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम बैंक को यहाँ पर हम यूज करेंगे, पेमेंट करेंगे ये 2,000 रुपये का अपने बैंक के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा कि जीएसटीआर 3B में ये आपका जो सक्सेसफुली है वो ऑफसेट हो जाएगा और हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा, राइट है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कभी हमें देना चाहिए, जब जब आपकी लायबिलिटी बनेगी तब तक आपको इसका पेमेंट वहीं से करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही करना होगा, राइट है। तो ये काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। आप चाहें तो एडवांस में भी पैसा जमा कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसा भी करती है, जब जब जरूरत होगा वहां से आप उसे यूज कर लो, नहीं तो वो पैसा आपका पड़ा रहेगा और जब चाहो अब उसका रिफंड भी ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यानी कि मेरा अपना खुद का पैसा अगर यूज नहीं हो रहा तो रिफंड ले लो, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। अब वाला बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही एग्जांपल के साथ ये बताया कि भाई हम जो माल जो परचेज करते हैं, राइट है, उस पर हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो परचेज प्लस जीएसटी ये दोनों मिला करके हम लोग क्या करते हैं ना कि सप्लायर को पेमेंट करते हैं। अब सपोज के 100 रुपये का माल है, हमने 5% का ही जीएसटी पे किया, तो टोटल हमने सामने वाले सप्लायर को कितने का पेमेंट किया? आप कहोगे 105 रुपया पेमेंट किया ना। तो ये जो 5 रुपया है ना, यही हमारा कहलाता है आईटीसी, ठीक है। और ये आईटीसी बनता कैसे है, इसका प्रोसेस आपको पता होगा कि जब भी ये जो सप्लायर है, मान लेता हूं ये सप्लायर कोई ए है, उसने मेरे को माल सेल किया, तो ये सप्लायर क्या करेगा, GSTR1 को फाइल करेगा, ठीक है। GSTR1 को वो सक्सेसफुली जब अपलोड जब वो कर देगा तो उसी का ऑटो पॉपुलेट करके डेटा हमें कहां दिखेगा, क्योंकि मैं क्या हूं, परचेजर हूं ना, मैं रिसिपिएंट हूं, तो हमें क्या दिखेगा, आपको पता है GSTR 2A प्लस 2B दोनों में दिखेगा। ये ड्यू डेट का मामला है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं कि हाँ भाई चलो दोनों जगह दिखता है। तो एक्चुअल में दिखना चाहिए 2B में, कि जब तक 2B में नहीं दिखेगा तो तब तक ये मेरा आईटीसी बनेगा ही नहीं। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है ना। अगर आप इसी तरीके से पूरा और भी डिटेल में अगर आप मुझसे आप जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, टीसीएस, पेरोल, टैली, एक्सेल, आईटीआर, ये सारा कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा था 2B में। 2B में उसका रिफ्लेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल जब तक 2B भी नहीं दिखेगा हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो खैर ये जो सप्लायर था उसने अपना काम ड्यू डेट से पहले कर दिया, तो ऑफ कोर्स वो हमें 2B में दिख जाएगा। 2B में दिखने का मतलब है कि हाँ भाई वही ऑटो पॉपुलेट करके हमें GSTR 3B में दिख जाएगा। जब GSTR 3B में जब दिख जाएगा तो ये कहां दिखेगा, ऑल अदर आईटीसी में। वहां पर आपका एक कॉलम बना रहता, ऑल अदर आईटीसी। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जाके उसे क्लेम कर लेंगे, राइट है। जब क्लेम करेंगे तब ये फाइनली मेरा क्या बन जाएगा, आईटीसी, जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम लोग क्लेम करते हैं ना, क्लेम किया, ठीक है, उसको हमने यूज नहीं किया, मान लेते यूज नहीं किया, तो वो मेरा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। और यही काम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, कि जितना भी मेरा आईटीसी है अगर यूज नहीं हुआ तो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और अगर हम लोग ऑफसेट करते हैं, अभी हमने किया ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आउटपुट माइनस इनपुट,
तो जितना जितना यूज होगा उतना उतना लेस हो करके मेरा वो वहां पर वो दिखता रहेगा, बल्कि मेरा आईटीसी क्या है, करंट एसेट्स है। इस बार जो बचा हम उसको नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, अपने लायबिलिटी से उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब देखिए, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जब आप पूरा देखेंगे, कोई भी एक रेंज ले लें, मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज लिया है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह का आपको जीएसटी के पोर्टल पे उसका डेटा दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले जब ऊपर देखोगे तो जो भी आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो आपको यहाँ पर ऊपर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा है भाई, आईटीसी बन रहा है। ठीक है, ये मेरा आईटीसी बन रहा है, टोटल मेरा उठ के यहाँ पे आ जाता है। मेरा अभी यहाँ पर आईजीएसटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट। क्रेडिट का माने हमने 3B में इसे क्लेम किया। जब क्लेम किया तो मेरा क्या बन गया, ये आईटीसी बन गया। तो यहाँ पर मैंने आईजीएसटी के रूप में 4500 रुपये का मैंने क्लेम किया, और सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में 15,576 रुपये का क्लेम किया। तो टोटल हमारा आईटीसी कितना बन गया, 35,652 रुपया बन गया। ठीक है, अब जब हम ओपनिंग बैलेंस और प्लस जब इसे हम लोग जब जोड़ते हैं तो इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा एक्चुअल में टोटल हमारा आईटीसी बन रहा है 1,03,23 रुपया, जिसका के डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमने क्या किया कि अपने आउटपुट से उसका एडजस्टमेंट किया। अब समझ रहे हो ना कि कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का फिगर। तो यहां पे देखोगे हमने 4500 रुपया क्या किया, डेबिट किया। तो ये 4500 रुपये से यहां से डेबिट हो गया, तो यहां पर देखो ये 0 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे 21,130 जो लायबिलिटी हम पे बन रही थी सीजीएसटी के रूप में, तो यहाँ पर जो सीजीएसटी हमारे पास कितना है, आप कहोगे 69,434 रुपया। तो आप इसे एक दूसरे से लेस करो तो बैलेंस मेरा इतना बच गया। इसी तरीके से जो कि एसजीएसटी है 25,630 रुपये का हम पर क्या बन रहा था, लायबिलिटी बन रहा था। तो हमने 26,389 रुपये से उसका एडजस्टमेंट कर लिया, क्योंकि ये मेरा आईटीसी है ना भाई, समझ रहे हो ना। तो यहां पर 759 रुपया हमारा आईटीसी बच गया। तो टोटल हमारा जब देखोगे तो ये आईटीसी हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये होता है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट किसके साथ हो रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना, जब तक मेरा आईटीसी नहीं होगा तो आउटपुट का एडजस्टमेंट किसके साथ होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के। ये आपका तीसरा वाला है। इसमें क्या होता है, जो कि हम पर जो लायबिलिटी बनती है वही आपका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जीएसटी और 3B का रिटर्न कभी भी फाइल नहीं हो सकता जब तक कि आप उसका लायबिलिटी को 0 ना कर दे, यानी कि वो ऑफसेट ना हो जाए। अगर 1 रुपया की भी लायबिलिटी अगर बनती है तो इसका पेमेंट आपको कैश लेजर से करके ऑफसेट करके ही रिटर्न आपको फाइल करना होगा। इसका माने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, राइट। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है या जो भी मंथ है, आप उसका एक रेंज जब आप लोगे तो यहाँ पर देखो वो लायबिलिटी आपको किस तरीके से ये शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे पहले डेबिट है, डेबिट है ना। ठीक है, डेबिट का माने यहां पर क्या हो जाता है कि हम पर यहां पर इसकी लायबिलिटी बनी है, ये हमें रजिस्टर ये बता रहा है, और हमने क्या कि आईटीसी को उसमें ऑफसेट कर दिया। तो अब हम पर क्या कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट आपका इसके बाद आपका बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये आपका अगस्त से 2023 में ऐड किया गया। ठीक है, इससे पहले तो 3 आपका बाय डिफॉल्ट था ही, ये चौथा आपका ऐड किया गया है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन से माल को परचेज कर लेते हैं, अगर आपने 180 दिनों के अंदर उसका पेमेंट नहीं किया है तो उस तरह के आईटीसी को हम लोग क्या करते थे, रिवर्स करते थे। ठीक है, तो वह मैनुअल हम लोग किया करते थे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसे ट्रैक रखने में हमें भी दिक्कतें हो रही है कि इस तरह का कितना ऐसा डेटा है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर ही हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जिसमें कि अब हमें बताना है गवर्नमेंट को कि कितना ऐसा आईटीसी है इस तरह का
जो कि हम ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं और हम इन फ्यूचर हम उसे रिक्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए हम एलिजिबल हैं। बेसिकली इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यही काम होता है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, ये आपका रूल जो 37 है, ये कहता है कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन से माल को परचेज किया विद इन 180 डेज, अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, उस आईटीसी को रिवर्स करते थे। यही रूल भी है, क्योंकि बिना पेमेंट किए आप फुल आईटीसी का आप क्लेम नहीं कर सकते। आपने अगर हाफ दिया तो आप हाफ आईटीसी का क्लेम करोगे। दूसरा आपका सेक्शन ये क्या बोलता है कि ठीक है भाई, आपने जो गुड्स है या सर्विस है रिसीव हुआ नहीं है, गुड्स या सर्विस, और आपने पहले से आईटीसी क्लेम कर लिया, राइट है। अब ये गुड्स, यहाँ पर आपका ये टाइम का इश्यू हो जाता है कि गुड्स आया भी नहीं है, बिलिंग पहले हो गया है, लेकिन आपने क्या किया, पहले से उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, आईटीसी को रिवर्स करते हैं। जब माल आ जाएगा फिर उसके बाद हम उसे रिक्लेम कर लेंगे, राइट है। और जो तीसरा वाला क्या कहता था कि भाई कोई ऐसा सप्लायर है जिसने अभी तक जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, हमने तो पेमेंट कर दिया सपोज, लेकिन वो सप्लायर डिफॉल्टर है या फिर गलती से उसने अभी तक जो हमने जीएसटी का पेमेंट किया है उसने अभी तक गवर्नमेंट को उसका पेमेंट नहीं किया। अब आप सोचोगे यार हमने तो दे दिया, गलती करे कोई और, भुगते कोई और, ये बात का मामला है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोलती है कि भाई हम आपको आईटीसी क्लेम करने नहीं देंगे अगर चेक उसने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है। जो भी आईटीसी होगा उसे भी आपको रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एक्चुअल में बेसिकली ये कंडीशन होता है। अब पहले क्या हुआ करता था, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैनुअल सारा काम हुआ करता था कि यहाँ पर हमारा देखो सारा ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर दिख रहा, आप कहोगे हाँ हमने परचेज किया, उसने रिटर्न में दिखाया, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि किस सप्लायर को हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, आपको मालूम है ना, सारा डेटा आपके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अदर्स वाले में आ करके यहाँ पे आ करके आईटीसी को क्या करते थे, रिवर्स करते थे, ठीक है। तो आपने जितना भी रिवर्स कर दिया है बस उसी को आपको उस इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जाकर के दिखाना होता है ताकि हम उसको बाद में रिक्लेम कर सके। और गवर्नमेंट के पास ये डेटा भी रहेगा कि कितना ऐसा ऐसा आईटीसी है जो कि आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो और बाद में आप उसे क्या करोगे, रिक्लेम करने वाले हो, राइट है। और जब हम लोग डेटा को जब सबमिट करते हैं तो इसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स होते हैं इसके बारे में आपने जान लिया होगा, ये क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से अगर आप मुझसे इन सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।